बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई बंदा एक्यूज़्ड है, उस पर कोई इल्ज़ाम है। अभी फ़र्क समझिएगा, एक्यूज़्ड बंदा जो है वो है मुल्ज़िम, जिस पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो। एफ़आईआर किसी पे दे दी कि जनाब इसने चोरी कर ली, इसने डकैती कर ली, क्या किया इसने, जो भी जुर्म किया इसने, इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन है। अब ये जब किसी पे इल्ज़ाम लग जाए तो वो हो जाता है मुल्ज़िम। मुल्ज़िम होना किसी बंदे का, इल्ज़ाम है इस पे। अब इल्ज़ाम का मतलब ये कतअन नहीं है कि ये बंदा मुजरिम है। मुल्ज़िम जिस पर इल्ज़ाम लगे, और मुजरिम जिसने कोई जुर्म किया। और जुर्म किया ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा, एविडेंस होगी थ्रू प्रॉपर चैनल कि अदालत के अंदर उसका ट्रायल चलेगा, शवाहद पेश, ज़ुबानी शहादतें दी जाएंगी उसके ख़िलाफ़। कोई डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल है वो रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, सारी इन्वेस्टिगेशन, दलाइल, एविडेंस करके उसके बाद साबित हो गया तो जज साहब फैसला करेंगे इस बात का कि ये मुजरिम है, इसने जुर्म किया। तो मुजरिम, अब ये मुजरिम है, जब उसको सज़ा हो जाए, जब साबित हो जाए उसका जुर्म, तो ये हो गया मुजरिम। तो उससे पहले ये क्या था? मुल्ज़िम। इस पर सिर्फ इल्ज़ाम था। और प्रज्यूम ये किया जाता है, तसव्वुर ये किया जाता है कि जब तक किसी बंदे का जुर्म साबित ना हो जाए वो इनोसेंट है। कानून हमारा यही कहता है कि किसी बंदे पे बदगुमानी ना करें जब तक साबित ना हो जाए। किसी ने कह दिया, हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है, किसी ने कह दिया कि जनाब वो शख्स जो है ना, उसने ये किया है, कोई जुर्म भी किया, बहुत सारे उससे नफ़रत करनी शुरू कर देंगे। किया या नहीं किया ये लहदा, बस सुना है हमने, तो सुनी सुनाई बात पे कभी नहीं जाना, बल्कि शवाहद पे पर्दा डालने का हुक्म है ना। सपोज़ अगर अभी तो मशकूक है, हमने सुनी सुनाई बात पे ही उसको मुजरिम करार दे के उससे नफ़रत शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई बंदा जो मुल्ज़िम है, अभी एक्यूज़्ड है, उस पर इल्ज़ाम है, तो उसको कानून में क्या क्या हुकूक हासिल है, उसको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइडेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे क्रिमिनल लॉ में। ये आज की बात कि खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस बन जाए, एफआईआर कोई दर्ज करवा दे, आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। सबसे पहले, जब भी किसी बंदे के खिलाफ कंप्लेन होती है, उसको अरेस्ट किया जाता है ना, तो अरेस्ट करें तो उसको इन्फॉर्म करें कि ग्राउंड्स क्या हैं अरेस्ट की। मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या वजह है कि मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। ग्राउंड्स अरेस्ट की जो है उससे उसकी इन्फॉर्मेशन देना, जिस बंदे को पकड़ रहे हैं आप, ये उसका हक है कि उसे बताया जाए। फिर उस बंदे को आप पकड़ लेते हैं, उसका ये भी हक है किसी मुल्ज़िम का कि आप उस बंदे को पकड़ते हैं तो वो अपनी चॉइस का कोई लीगल प्रैक्टिशनर, कोई वकील साहब इंगेज कर सकता है। वो कहता है मैं लीगल सर्विसेज लेना चाहता हूँ किसी वकील की अपनी चॉइस के, तो वो हायर कर सकता है सर्विसेज, ये भी उसका राइट है। फिर जब किसी बंदे को आप पकड़ते हैं तो आप उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, आपका काम है, अरेस्ट किया है तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको फौरन मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, लाजमी है। अगर आप नहीं करते तो कानून की वायलेशन। 24 घंटे के अंदर अंदर, जैसे पकड़ा, ये नहीं पकड़ के उसे 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 महीने आप बिठाए रखें, ऐसा नहीं। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जज साहब के सामने, अदालत के सामने पेश किया जाना, ये उसका हक है। पेश करें, बताएं कि ये जनाब अरेस्ट कर लिया, ये रीज़न थी। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है, पुलिस को ज़रूरत है कि इसका जिस्म चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने कुछ रिकवरी करनी है, कोई इससे माल बरामद करना है, तो फिर कोर्ट से रिक्वेस्ट करके कि इसका जिस्म हमें चाहिए जनाब, जिस्मानी रिमांड हमें चाहिए, ये बंदा हमें दे दें, थाने वालों को वापस कर दें, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो यूँ रिक्वेस्ट करके टाइम टू टाइम आप मैक्सिमम 14 दिन के लिए सबमिशन करके तो कोर्ट से आप उसका जिस्म हासिल कर सकते हैं। और कोर्ट टाइम टू टाइम, वक्फे से 1-2 दिन कंजूसी के साथ थोड़ा दिनों के लिए ले लें, फिर वापस लेके आएँ, फिर आप रिक्वेस्ट करें, फिर गौर करेगी अदालत कि ज़रूरी है या नहीं है, फिर अदालत दे सकती है या नहीं दे सकती। तो ये है रिमांड। इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियो हमारी मौजूद है। ये भी मुल्ज़िम का राइट है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना ही करना है आपने। फिर
कॉन्स्टिट्यूशन इसमें प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 9 से ऑनवर्ड आप पढ़ना शुरू करें तो आपको ढेर सारे इसके हुकूक मिलेंगे। मसलन प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल क्या है कि किसी बंदे को उसने एक गलती की, एक जुर्म किया, उसकी सज़ा मिल गई, अब दोबारा उसी जुर्म पे उसको सज़ा नहीं मिल सकती। एक जुर्म की एक ही बार सज़ा मिलेगी, एक ही दफ़ा ट्राई किया जाएगा। ये नहीं है उसने एक जुर्म किया था, उसको ट्राई किया गया, ट्रायल करने के बाद उसको सज़ा हुई और फिर पकड़ ले, नहीं जी इसने वो फ़लाँ चीज़ में अलहदा से नहीं, एक जुर्म की सज़ा एक बार। प्रिंसिपल डबल जेपर्डी, 2 दफ़ा सज़ा नहीं देनी, 2 दफ़ा इसका ट्रायल नहीं करना। फिर रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं। मिसाल के तौर पर इसने आज जुर्म किया था, आज की डेट में इसने जुर्म किया है, तो आज इस जुर्म की सज़ा जितनी बनती है वो तो इसको मिलनी चाहिए, मिलेगी अगर साबित हो जाता है। लेट सपोज 10-15 दिन के बाद एक कानून आता है कि इस जुर्म की सज़ा बढ़ा दी गई है, डबल कर दी गई। अब इस बंदे को वो जो बढ़ा दी गई है ना, वो सज़ा नहीं मिलेगी। जब इसने जुर्म कमिट किया, इस वक्त जो सज़ा है ये इसको दी जा सकती है, और जो नई बाद में आने वाली अमेंडमेंट है उसके मुताबिक नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इसको नहीं, बल्कि जो उस वक्त थी वही। अब जो कानून बना है इसको पीछे से तलाक नहीं किया जा सकता मुल्जिम को सज़ा देने के लिए, ये भी इसका राइट है। फिर किसी भी मुल्जिम को मजबूर नहीं किया जा सकता कि अपने ख़िलाफ़ कोई शहादत पेश करे, अपने ख़िलाफ़ गवाही दे, खुद बतौर गवाह पेश हो जाए अपने ख़िलाफ़, इसकी इजाज़त नहीं है, हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम अरेस्ट कर लेते हैं किसी बंदे को तो उसका राइट है कि फेयर ट्रायल उसको प्रोवाइड किया जाए, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि फेयर ट्रायल, उसका जो केस चल रहा है ना वो दयानतदारी से, ईमानदारी से, सीधे तरीके से चले, हैंकी भैंकी ना उसमें, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब उसको पकड़ा जाए फिर अदालत में जब उसे पेश किया जाता है, उसका ट्रायल, अब फेयर ट्रायल चल रहा है, उस दौरान उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएँ उसके ख़िलाफ़, जो है FIR, सपोज FIR है, उसकी स्टेटमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड किए जाएँ कि जनाब ये केस, ये आपके अगेंस्ट जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो उसको प्रोवाइड किया जाए। अदालत के अंदर जब वो पेश होता है कोई भी मुल्जिम, तो अदालत का काम है, चार्ज उस पर जो फ्रेम होता है कि जनाब के ऊपर कि आपने चोरी की है, आपने डकैती, जो भी आप पे जो इल्ज़ाम है, चार्ज फ्रेम किया है, वो उसको पढ़ के सुनाया जाए, उसे समझाया जाए इजी लैंग्वेज में कि जनाब आपके ख़िलाफ़ ये चार्ज है, ये भी उसका हक़ है। फिर जब उसके अगेंस्ट कोई आ जाती है, एविडेंस आ जाती है, तो जो भी एविडेंस किसी केस में उसके ख़िलाफ़ रिकॉर्ड की जाएगी, नोट की जाएगी, अदालत में इस मुल्जिम के सामने रिकॉर्ड की जाएगी। ये नहीं है ये थाने में बैठा है, ये जनाब जेल में बैठा है तो आप एविडेंस रिकॉर्ड, ना, जो भी एविडेंस इसके ख़िलाफ़ रिकॉर्ड हो रही है वो इसकी मौजूदगी में ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। फिर मुल्जिम का ये राइट है कि एविडेंस जो रिकॉर्ड हुई है अदालत में इसके सामने, ये उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, उसके ऊपर सवाल जवाब आपने देखा होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं कि जिरा करते हैं कि आप ये बताएं, आप वो बताएं, इस तरह का, टू शेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट विटनेस। उस गवाह को झूठा साबित करने के लिए उस पर कुछ सवालात किए जाते हैं, तो ये क्रॉस करना किसी गवाह के ऊपर, ये भी मुल्जिम का हक़ है कि वो क्रॉस कर सकता है, उसके ऊपर सवाल जवाब जिरा कर सकता है। फिर मुल्जिम का ये भी राइट है कि ये अपनी स्टेटमेंट अदालत के अंदर वजाहत करने के लिए कि हमारे अगेंस्ट भाई ये केस क्यों है, उसकी वजाहत करने के लिए ये अपनी स्टेटमेंट 342 की स्टेटमेंट दे सकता है। इसके अलावा अगर चाहे, इसकी ऑप्शन वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती, कहते हैं कि एक्यूज़ बंदा जो है इसको इनोसेंट 100/100 मिल जाते हैं कि आप इनोसेंट है। अब जो इल्ज़ाम लगा रहा है कहता है कि ये तो एक्यूज़ड है, इसने जुर्म किया है, सारी ड्यूटी फिर उसके शोल्डर पे होती है, साबित करो, आप इसको कह रहे हो कि इसने जुर्म किया, कैसे, अब कैसे जो है ये इसने बताना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, उसके लिए गवाहियाँ लेके आएगा, ज़ुबानी शहादतें लेके आएगा, सारा कुछ इसने करना है। जो इल्ज़ाम लगा रहा है, जिस पे इल्ज़ाम लगा है, ये इनोसेंट है, ये तो कह ही नहीं रहा मैंने जुर्म किया, ये इनोसेंट है, मान लिया इनोसेंट है। अब दूसरे बंदे ने साबित करना है इसको मुजरिम, और जब वो साबित कर रहा हो मुजरिम, तो उसकी चीज़ों पे डाउट कर सकता है, ये उस पर क्रॉस कर सकता है, साबित कर सकता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये इसका राइट है। हाँ, अगर मुल्जिम चाहे
तो ये अपनी एविडेंस, डिफेंस एविडेंस पेश कर सकता है कि मैं भी गवाही देना चाहता हूँ, मैं गवाह पेश कर देता हूँ कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। इसका राइट है, कर सकता है। मिसाल के तौर पर प्ली ऑफ एलिबाई ले लेता है कि जनाब आई वॉज नॉट देयर, कि मैं एब्सेंट था, उस जाए वक़्त मौजूद ही नहीं था, मैं तो उस वक्त अकरेंस जब लाहौर में हुआ मैं कराची में था या फिर मैं कहीं और दूसरे कंट्री में था। प्ली ऑफ एलिबाई, फिर इस सूरत में इसे एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है कि ये देखिए पासपोर्ट, ये देखिए मेरे जनाब टिकट्स, ये इसका राइट है। ये करना चाहे तो एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चाहे तो कर सकता है। फिर किसी पे इल्ज़ाम लग गया, इसने जुर्म किया जनाब, मुलजिम अगर ये समझता है, मिसाल के तौर पर कि इल्ज़ाम लग गया कि इसने फ़लाँ जुर्म किया, तो ये कहते हैं मैं तो मेडिकली अनफिट हूँ, मैं ये जुर्म कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा मेडिकल करवा लिया जाए, मेरा मेडिकल चेकअप होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि मैं तो ये जुर्म जो मुझ पे इल्ज़ाम लग रहा है, मैं तो इस काबिल ही नहीं था कि ये जुर्म कर पाता। फिर ये उसका राइट है, उसका मेडिकल करवाया जा सकता है। इसी तरह जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही हैं, ओपन कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। खुली कचहरी, यानी खुली कचहरी से मुराद है कि अब अदालत के अंदर, ओपन अदालत के अंदर, इन कैमरा नहीं बल्कि ओपन अदालत के अंदर नॉर्मली इसका ट्रायल वो किया जाएगा। जब कोई फ़ैसला किया जाएगा तो वो फ़ैसला जो इसके ख़िलाफ़ किया गया वो इसको पढ़ कर सुनाया जाएगा, आसान ज़ुबान में उसका मतलब समझाया जाएगा कि ये फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ हुआ। इसका जज इम्पार्शल होना चाहिए, जो जज ट्रायल कर रहा है ना, इसका केस सुन रहा है, इम्पार्शल होना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरी पार्टी का रिश्तेदार कोई लगा हुआ है, उसके साथ बड़े स्वीट रिलेशन है जज साहब के, तो फिर नहीं। फिर ये एक्यूज़ का राइट है, ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दे सकता है, एप्लीकेशन दे दे उससे बड़े जज को कि जनाब ये जज साहब के पास मैं अपना केस नहीं चलाना चाहता, क्योंकि ये इम्पार्शल नहीं है, जानबदार है, गैर जानबदार होना चाहिए जज को, ये जानबदार है, ये उनका रिश्तेदार। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लिखिए और आपका केस ट्रांसफ़र करना ये भी आपका राइट है। फिर आप जनाब कोर्ट के अंदर आप रिटन आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। आप समझते हैं कि मैं ज़ुबानी बहस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बहस वो मैं अपने अल्फाज बयान नहीं सही तरीके से कर रहा, तो आप लिख के कुछ देना चाहते हैं, आप लिख के अपने आर्गूमेंट्स अदालत में जमा करवा सकते हैं। किसी मुल्ज़िम का ये राइट है कि अगर वो उसके पास सफिशेंट ग्राउंड्स हों तो वो समझता है कि मुझे बेल, मुझे ज़मानत पे रिहा कर देना चाहिए, ट्रायल के दौरान, अपील के दौरान, किसी भी मौके पर, तो वो अप्लाई कर सकता है ज़मानत के लिए कि मुझे ज़मानत पर रिहा करना मुनासिब होगा। अगर कोई बंदा, उसका ट्रायल हो गया, उसको ट्रायल होने के बाद उसको सज़ा हो जाती है, तो फिर इस बंदे के पास ये राइट है कि वो जो फ़ैसला इसके ख़िलाफ़ हुआ है उस फ़ैसले को चैलेंज कर सकता है, उसकी रिवीजन फ़ाइल करे या उसकी अपील फ़ाइल करे उससे बड़ी अदालत में, तो ये भी इसका राइट है। कभी भी मुल्ज़िम को टीज़ करना, उसको गाली देना, उस पर तशद्दुद करना, उसके दीगर फैमिली मेम्बर्स को टॉर्चर करना, ह्यूमिलिएट करना, ये सारी चीज़ें अगेंस्ट द लॉ हैं। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि पुलिस के रवैये जो होते हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स को अरेस्ट कर लेते हैं इलीगली, जो उनको टॉर्चर करते हैं, गालियाँ देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तशद्दुद, ये सारा कुछ इलीगल है। वो मेरी सेपरेट वीडियोस में मौजूद है पुलिस की जो वायलेशंस हैं उसको कैसे डील किया जाए। तो उम्मीद है आज आपने कि एक्यूज्ड पर्सन जो है, अगर किसी पे इल्ज़ाम लग जाता है, FIR हो जाती है, झूठी होती है, सच्ची भी हो, फिर भी उससे नफ़रत नहीं की जाएगी। उसके जो राइट्स हैं, ड्यू राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए, क्रिमिनल लॉ ने प्रोवाइड किए, वो उसको देने चाहिए। तो जो आपने सीखा आज की वीडियो से, कौन कौन से राइट्स हैं किसी मुल्ज़िम के जिस पर इल्ज़ाम लग जाता है, तो अगर आपने कुछ सीखा है तो बाकी आगे दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड भी कीजिएगा। तो काश ऐसा दौर आए कि हमारी नेशन सारी जो है वो कानून के बारे में सीख चुकी हो, उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस हो। हम कानून को जानेंगे तो कानून की पासदारी करेंगे, उस पर अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।